नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए क्लास 10th के साइंस के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट में नाम है वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल, जिसमें हम लोग विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव मैं 15-15 का ग्रुप लेके पर डे आ रहा हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको याद करें, चैप्टर वाइज भी आ रहा है, और याद करने के बाद उसको क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा और लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। तो इसी क्रम में बिना समय गंवाए आज का 15 हम लोग करते हैं, जो बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 का है, पोषण का है। पहला सवाल कहता है जो आपके इस प्रकार है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, उसको क्या कहते हैं। कंठ द्वार जो होता है वो कंठ द्वार के जैसे ही आगे के स्ट्रेंथ तो करते, जैसे मान लीजिए ग्लैंड है और इस ग्लैंड को हम एक्सट्रोड करते हैं, तो ग्लैंड के जस्ट आगे वाला जो भाग होता है, गर्दन के जो आगे वाला भाग होता है, उसे हम बोलते हैं एपिगैलेटिस। एपिगैलेटिस को हम लोग कहते हैं कंठ के आगे की भाग। तो अगला सवाल जो कहता है कंठ द्वार के आगे की पट्टी जैसी जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एपिगैलेटिस। अगला जो सवाल है, मुख गुहा को बंद करने के लिए कितने मांसल ओठ होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, देखने से प्रतीत हो रहा है कि ओट्स जो होता है, मुंह का जो बकल, ये दिखने से जो दिखा दे बकल कैविटी, जो आपको फेस जो दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग अंदर में भोजन करते हैं, मुख, ये मुख के 2 मांसल रचना, मतलब ओठ कितने हैं, 2। तो ये पे लिखता है 2 मांसल ओट्स होते हैं, दिखाई दे रहा, मांस कितने हैं, 2 ओट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू कि अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण के 3 स्टेप्स होते हैं। अमीबा में भोजन जो पाचन जो करता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है, जिस स्टेप को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना। भोजन अपने कूटपाद की मदद से अमीबा अपने अंदर भोजन को ग्रहण करता है। उसके बाद भोजन पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है, जो टेम्पोररी होता है, तुरंत निर्माण करके भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद बहिष्करण, मतलब जब पच जाता है भोजन तो उससे अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ जो निकलता है उसको अवशिष्ट के रूप में क्या करता है, निकाल करके हटा देता है। तो ये 3 स्टेप्स है, आप याद रखिएगा। अमीबा में पोषण 3 स्टेप, 3 स्तर पे होता है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना, उसके बाद पाचन मतलब भोजन को रसधानी का निर्माण करके पचाना, और लास्ट में बहिष्करण या अवशिष्ट पदार्थ को सही से बाहर निकाल दिया जाता है। 3 के बाद 4 है, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। क्लोरोफिल अणु जो है, क्लोरोफिल जो अणु है, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी इकाई है। वो क्या करता है, पत्तियों को एब्जॉर्ब करता है, पत्तियों में रहता है और सूर्य के प्रकाश को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है, एब्जॉर्बेशन का पावर होता है। इसीलिए क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई या प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस यूनिट के नाम से जानते हैं। अगला है, अमरबेल में कौन सा पोषण पाया जाता है। अमरबेल, फीता कृमि, ये जो होते हैं, ये सब जो होते हैं वो क्या, जोंक, ये अठगोड़वा, खटमल, जू, ये सारे परजीवी पोषण है, जो भोजन के लिए अपने पर निर्भर न रह के किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और डायरेक्ट वे में, ठीक है ना। अमरबेल जो होता है एक ऐसा पौधा है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बल्कि दूसरे पौधे द्वारा तैयार किए गए भोजन को खा लेता है। अमरबेल नहीं समझ में आता है तो आप समझिएगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो गाछी में पेड़ पौधा पे, लीची के पौधा पे और किसी के पेड़ पौधे पे एक पतला पीला रंग का सुतवत रचनाएं होती है, पतला पतला पीला रंग का, गाछ के ऊपर अगर आप फेंक दीजिएगा तो अपने आप एक्टिव हो जाता है, जो गाछ को पूरे तरीके से ढक देता है, वृक्ष को पूरे तरीके से ढक देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अमरबेल। और अमरबेल जो होता है वो परजीवी पोषण होता है उसमें। मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। मनुष्य के जीभ के ऊपर, अब ध्यान सुनना, देखिएगा, मनुष्य का जो जीभ है, ये जीभ जो है वह, इसके ऊपर जो उभार है, खोदा खोदा जो दिखाई देता है, उसको हम लोग स्वाद कलिका बोलते हैं। इसी स्वाद कलिका के द्वारा हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं। और ये जीभ में सबसे आगे जो हम लोग बात करते हैं, वह जीभ के जो सबसे आगे में अगर किसी चीज़ का स्वाद आता है तो उसका नाम है खट्टा का स्वाद हमें प्राप्त होता है। अगला है, ड्यूडियम और इलियम ग्रंथियों में निकलने वाला रस क्या कहलाता है। तो ड्यूडियम और इलियम, ये दोनों से निकलने वाला, ग्रंथियों से निकलने वाला रस कहलाता है सक्कस या एरेंटिक्स। सक्कस या एरेंटिक्स। अगला है, जड़ तथा शिखर। देखिए, जड़ किसी का भी हो सकता है, शिखर किसी का भी हो सकता है।
हम कहते हैं दांत के जड़ और शिखर, मतलब ये आपका दांत है, दांत के सबसे अंदर वाला जड़, ये वाला हो गया शिखर। तो दांत के जड़ और शिखर वाले बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। दांत के शिखर वाले और अंदर वाले भाग, जड़ वाले के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा कहते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं? मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। अब सवाल ये भी पूछता है कि मृतजीवी को अपघटक क्यों कहते हैं? तो मृतजीवी को अपघटक कहने का मुख्य कारण क्या है कि चूंकि जीव जंतु जो है क्या करते हैं, मरने के बाद, जीवों के मृत शरीर मरने के बाद जब उन्हें छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो मृतजीवी क्या करते हैं? उन चीज़ों को सड़ा गलाकर उनको मूल तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। कह सकते हैं चूंकि मृतजीवी किसी भी पदार्थ को सड़ा गलाकर उनको मूल तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए उसे मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में यह चक्र कंटिन्यू निरंतर चलता रहता है। अगला जो सवाल है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन के लिए दो एंजाइम है, एक का नाम रेनिन और एक पेप्सिन। दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो रेनिन और पेप्सिन नामक जो होता है वह क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा दाल में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में पाया जाता है और हमारे शरीर में लंबाई वृद्धि के रूप में प्रोटीन काम करता है। अगला है, छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? देखिए, छोटी आंत आहार नाल के पाचन अंग के अंतर्गत आता है और पाचन तंत्र में छोटी आंत सबसे बड़ी अंग पाई जाती है, सबसे बड़ी अंग होती है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग जो है वो छोटी आंत है। छोटी आंत में सबसे लंबे समय तक भोजन रहता है और इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगला है, दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? ये दांत है, दांत जो दिखाई देता है मसूड़ा के ऊपर, मतलब जो दिखाई दे रहा है दांत, उसी दांत को हम लोग सिर या शिखर कहते हैं। तभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, शिखर और जड़ के बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा से ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं, ग्रीवा से नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं। अगला है, मृतजीवी का एक उदाहरण लिखिए। मृतजीवी का एक उदाहरण हो सकता है गोबर छत्ता, जो मरे हुए किसी भी गोबर के पास निकल जाता है, किसी भी सड़ा हुआ लकड़ी से निकल जाता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, ऊपर फोटोसिंथेसिस करता नहीं, इसलिए मृतजीवी का एग्जाम्पल क्या हो? गोबर छत्ता। अगला, दांत मुख्यतः कितने तरह के होते हैं? तो दांत मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं चवर्णक, एक को बोलते हैं अग्र चवर्णक, एक को बोलते हैं कतरनक और एक को बोलते हैं भेदक। ठीक है ना, ये दांत 4 हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। दांत जो है वो 4 है। इंग्लिश में बोलते हैं मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर एंड कैनाइन। मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइन दांत मुख्यतः 4 तरह के होते हैं, आपको याद रखने हैं। अगला है सबसे लास्ट में सवाल 15वां नंबर जो आपके लिए है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर बनी नली को क्या कहते हैं? जहां से छोटी आंत खत्म होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जैसे ही भोजन क्रॉस करने वाला होता है अपचे भोजन, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं सीकम, यानी ज्वाइंट पेन। बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ने वाली जगह को हम लोग कहते हैं सीकम। एक बार हम लोग फास्ट करेंगे। कंठ द्वार के आगे की एक पट्टी जैसी रचना होती है, क्या कहलाती है? एपिगैलेटिक्स। मुख गुहा को बंद करने के लिए कितने मांसलोट्स होते हैं? 2 मांसलोट्स होते हैं। अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है तथा बहिष्करण होता है। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अमर बेल में कौन सा पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण पाया जाता है। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं बाबू? स्वाद कलिका कहते हैं। ड्यूडोनियम और इलियम के ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस या एंटरगिस रक्त कहलाता है। दांत के जड़ तथा शिखर के बीच के भाग क्या कहलाता था? ग्रीवा कहलाता है। मृतजीवी को क्या कहते हैं? मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन है? रेनिन और पेप्सिन। छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। दांत का वह भाग जो मसूड़ा के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? सिर या शिखर कहलाता है। मृतजीवी का एक उदाहरण लिखिए, गोबर छत्ता। दांत मुख्यतः कितने तरह का है? 4 तरह का। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप
इस चीज़ को एक्सपेंसिव वे में इस चीज़ को आप एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पर डे बस इतना रखिए कि हमको 15 ऑब्जेक्टिव याद कर लें, यकीन मानिए एग्जाम तक आते आते आपको कोई नहीं छू सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो जारी रहेगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। थैंक यू।